पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और दिल्ली से ही मेरे साथ मेरे सहयोगी रविशंजन शुक्ला जुड़ रहे हैं। इस समय दिल्ली में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन आज दिल्ली में सियासी पारा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रिपोर्टरों के पसीने छूट गए और स्वेटर तक उतारने पड़ गए। हुआ ये कि आज दिल्ली के नवनिर्वाचित नगर निगम की पहली बैठक थी, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में ऐसे भिड़े कि चुनाव तो बहुत दूर की बात है, पार्षदों की शपथ भी नहीं हो पाई और जो बैठक थी उसको अगली तारीख तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। देखिए मेरी एक खास रिपोर्ट। नवनिर्वाचित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने किया जबरदस्त बवाल। धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, हाथापाई, तोड़फोड़। ये देखिए नीचे आइए। ये जो दोनों तरफ के जो लोग थे उनमें खूब जोर आजमाइश भी हुई और ये देखिए ये देख के आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति यहाँ रही होगी। तो आज हम लोग सदन में शपथ लेने के लिए जा रहे थे, तो उस समय पर बीजेपी के जो एल्डरमैन इन्होंने बनाए, जो गुंडे इन्होंने भेजे हैं, वो जबरन तरीके से उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं मेयर, डिप्टी मेयर के लिए, जबकि हाउस के अंदर ये कानून है कि जो भी एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है। अच्छा। और उसी बात को हमने जब वहाँ पे रखा कि भाई मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग नहीं है, राइट नहीं है इनको, तो उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ हाथापाई की और जो मोमेंटो से शपथ लेते हैं, हाँ। उस मोमेंटो से मेरे को मारा, सर पे मारे थे, कांच मेरे हाथ में घुस गया, मैंने हाथ ऐसे किया। दोनों ही पार्टियों के पार्षदों को चोटें आई। दोनों ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। हम शपथ लेने के लिए हमारे मनोनीत सदस्य ऊपर चढ़े तो केजरीवाल के जो पार्षद वो चिल्लाने लगे हाय 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 हाय। तो ये मैं देखो पिछली बार भी 5 साल में पार्षद रही हूँ, हमें पता है डिसिप्लिन का, हमने कैसे शपथ लेनी है। और जैसे ही वो उनके हाथों में कुछ ऐसी नकुली चीजें थी, वो सबको वार कर रहे थे। यहाँ पर आपके पास ये चोट के निशान है, ये देखिए ये चोट के निशान है। कौन सही कौन गलत जवाब तस्वीरों में भी है और तय किए गए लिए गए फैसलों में भी। वैसे भी एक हाथ से चुटकी ही बज सकती है, पर यहाँ तो ताली बजी है। दरअसल शुक्रवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी और बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा ने निर्वाचित पार्षदों से पहले उन 10 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने की घोषणा कर दी, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख चुके हैं और जिनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बता चुके हैं। बस फिर क्या था, आम आदमी पार्टी पार्षद मंच पर चढ़ गए, पीठासीन अधिकारी को घेर लिया, कार्रवाई रोक दी गई। बीजेपी पार्षदों ने आपके इस हंगामे का जवाब दिया। घंटों तक बस ऐसे ही हंगामा चलता रहा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मामला केवल शपथ दिलाने का नहीं था, बल्कि बीजेपी इन मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद वोटिंग का अधिकार भी देने की फिराक में थी, जो कि असंवैधानिक था। शपथ तो तुम इनको अपने एलजी साहब अपने घर में दिला ले, हाँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर समस्या ये है कि अब ये इनकी वोट दिलवा रहे हैं। बेईमानी से अगर ये एमसीडी पे कब्जा करना चाहेंगे तो हम इन्हें करने को ही ना देंगे। हम कोई कांग्रेस नहीं है कि इनकी गुंडागर्दी ये करेंगे और हम इनकी गुंडागर्दी चलने देंगे। हम हाउस नहीं चलने देंगे, मगर सदन के अंदर आप चाहें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आग लगा दें तो ऐसे तो नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर बीजेपी साफ तौर पर नहीं बोल रही है। जैसे हाउस की कार्रवाई शुरू हुई और हमने शपथ का कार्यक्रम शुरू किया तो उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आप वो माइक तोड़ रहे थे, पेपर फाड़ रहे थे और इस तरह से उन्होंने सिर्फ 4 लोग शपथ ले पाए, बाकी लोगों के लिए उन्होंने बड़ा हंगामा शुरू कर दिया। संविधान में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लेकिन अगर आपका आरोप सही है और मनोनीत पार्षदों को शपथ के बाद वोटिंग का अधिकार मिल जाता तो आम आदमी पार्टी मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव तो जीत जाती, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में उसका एक उम्मीदवार चुनाव हार जाता और चुनाव जीतकर भी कुल 6 में से 3-3 सदस्य आप बीजेपी के हो जाते। स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम की सबसे ताकतवर इकाई है।
इसलिए आपने मनोनीत पार्षदों की शपथ पर आपत्ति की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है और इस समय सबसे बड़ी संख्या में नगर निगम में पार्षद आम आदमी पार्टी के ही हैं, जबकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है। उपराज्यपाल बीजेपी सरकार की तरफ से ही दिल्ली के अंदर अपॉइंट किए गए हैं और विपक्ष में बीजेपी अगर है भी तो भी उसके पास पार्षदों की अच्छी खासी संख्या है। यानी कि ये दो मजबूत पक्षों की इस समय लड़ाई चल रही है और इसीलिए चर्चा ये चल रही है कि अगले 5 साल भी अगर वैसी ही तस्वीरें देखने को मिलें जैसे कि आज इस नगर निगम हेडक्वार्टर में देखने को मिली हैं तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब उत्तराखंड से ऐसी खबर जिस पर न सिर्फ उत्तराखंड सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को और पूरे देश के मीडिया को ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों और जमीनों में दरार आने से हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ में 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। आपदा की आहट के चलते सरकार ने एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के अधिकारियों समेत विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में डोर टू डोर सर्वे भी किया। दरारों के चलते एशिया का सबसे बड़ा रोपवे भी बंद कर दिया गया है। जोशीमठ के मुख्य पोस्ट ऑफिस में दरारें पड़ गई हैं। सरकार से नाराज लोगों ने कल मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जमीन में से अब पानी का रिसाव भी हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने जोशीमठ तक का एक बहुत लंबा सफर तय किया है और जोशीमठ से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। हम लोग इस वक्त पे जोशीमठ पे है जो 6000 फीट पे स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ आपको वो बहुत भयभीत करेगा, क्योंकि जोशीमठ जो कि हमारा भारत का एक सेक्रेड टाउन माना जाता है उसमें बड़ी बड़ी दरारें आने लग गई हैं। और ये दरारें सिर्फ घरों में नहीं, रोड्स पे, होटल्स पे, सभी घरों में मोटी मोटी दरारें आ रही हैं और जमीन उधड़ना चालू हो गई हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये एक महिला का घर है यहाँ पे। अब हम लोग सुबह से काफी लोगों से बात कर रहे हैं और जो लोग हमें यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सरकार द्वारा यहाँ लाई गई उसके कारण से इस तरीके की जमीन उधड़ने की सिचुएशन यहाँ पे बन गई है। और उसमें से एक कारण है एनटीपीसी का प्लांट, जहाँ पे रेसिडेंट्स का कहना है कि एनटीपीसी में के प्लांट्स में नीचे बहुत उसके टनल के लिए, सुरंग के लिए बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक बात, बहुत जरूरी बात बता दूं कि जोशीमठ जो है वो ना ही सिर्फ अपनी जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उसके लिए जरूरी है, ये एक सेक्रेड टाउन तो है ही है, इसके साथ साथ में ये हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ को भी कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ में ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। ये एक जोन 5 सेस्मिक जोन है। सेस्मिक जोन का मतलब होता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है अर्थक्वेक आने के लिए। आपका घर है? हाँ जी। तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, पूरे दीवारों पे दरारें हैं, आप लोग कैसे रह रहे हैं? रह रहे बेटे, हम बाहर रात को बाहर निकल रहे। रात को बाहर रहते हैं? है ना, वैसे दूसरा घर है जी, होटल का घर है बच्चों का। ये तो अब अपना घर था हमारे। तो अब आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अब लगेगा दूसरी जगह का, दूसरे परिवार के यहाँ जाएंगे, दूसरे परिवार के। तो इस तरीके से कभी सड़क पे रह रहे हैं, कभी घर पे रह रहे हैं। हाँ। सरकार ने कोई अभी तक मदद नहीं करी? खाली ऐसे ही आ रहे लोग, बस पूछने आ रहे। कोई किसी ने कोई मदद नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, ना। तो आपको क्या लगता है कि क्या दादा, क्या कारण है कि इस तरीके से हो रहा है? मुश्किल है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिलेगा, खाली आश्वासन मिलेगा और बाकी कुछ नहीं। आप देखिए ये जो होटल है जिसका नाम है मलारी इन, ये होटल पूरे तरीके से दूसरे एक बिल्डिंग पे, अपनी पास वाली बिल्डिंग पे पूरे तरीके से झुक चुका है। दरारें इतनी बड़ी हैं, आपको दरारें भी दिख सकती होंगी यहाँ से। सड़क पे इतनी बड़ी दरारें हैं कि पूरा जो होटल है वो पूरा का पूरा होटल दूसरी बिल्डिंग की तरफ झुक गया है। और ऐसी स्थिति में जितने भी लोग होटल में रह रहे थे उनको खाली करवा दिया गया है। होटेलियर्स का कहना है कि अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। पर आप देखिए, आप ग्राउंड पे भी देखिए कि जो सड़क है, जो सबसे मेन सड़क है जोशीमठ की, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो कल एक्सपेक्टेड है जोशीमठ में आने के लिए। पर सबसे ज़रूरी सवाल अब ये है कि सरकार किस तरीके का एक्शन लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही
भयावह स्थिति है ग्राउंड पे, जहां बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, ना ही सिर्फ घरों में, रोड्स पे, होटल्स में, पूरी दीवारों पे बड़ी बड़ी दरारें हैं। तो सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार अब जोशीमठ को बचाने के लिए क्या लेगी। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में नीतीश कुमार सरकार राज्य में जाति जनगणना कराने जा रही है। कल से ये जाति जनगणना शुरू होगी और 21 जनवरी तक चलेगी। ये जाति जनगणना का पहला चरण होगा। इसके बाद इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। नीतीश कुमार सरकार लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रही थी और नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 को और फिर 20 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। जनगणना के पहले चरण में घरों की गिनती होगी और घरों के मुखिया समेत परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे। दूसरे चरण में जातियों की गिनती होगी। इसमें लोगों से उनके धर्म, जाति और उपजाति की जानकारी ली जाएगी। बिहार सरकार ने इसका सारा काम मई 2023 तक निपटाने का टारगेट रखा है। हाँ, वो शुरू हो जाएगा तो हमने कहा ही है। तो पहले तो उसके ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना, तो एक बार उसका एक चीज की समीक्षा कर रहे थे क्या हुआ, तो एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक घर में एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा।